नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार परम अखिल क्लासेस में। हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर के सेशन पे डिस्कशन करेंगे। करंट अफेयर जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने भी रिसेंटली स्टार्ट किया है करंट अफेयर को लेकर के CA, मैं लिख देता हूँ CA। करंट अफेयर की जो क्लास है हम लोग मॉर्निंग में 6 AM पर कवर करते हैं एंड इसके साथ में जो हमारी GS की क्लास है हम लोग इसे इवनिंग में 8 PM पर कवर करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ ही सबसे खास बात क्या है कि इन दोनों का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा जो है वो परम अखिल क्लासेस के ही नाम से है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा और साथ ही साथ में मैं कमेंट बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल को पिन कर दूंगा, जिससे कि आप उस पर क्लिक करके ईजिली PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF का मतलब है जो मैं इस PPT पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ डिट्टो यही मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो सेशंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का एक ये बहुत अच्छी लाइन है, मैं पढ़ रहा था उस दौरान मुझे देखने को मिला कि कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं ऐ ज़िंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। देखिए मुझे तो ये कोर्स बहुत अच्छा लगा। रीज़न है कि एज अ स्टूडेंट, एज अ एक व्यक्ति हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उस गलतियों से कितना अच्छा सीख लेते हैं जिससे कि हम अपने आप को और बेहतर कर सकें। देखिए सिंपल सा है कि हम अपने कंपटीशन के दौरान बहुत सारे गलतियां करते हैं, जैसे हमने ये पढ़ना चाहिए वो पढ़ लिया, या हमारी एक बेहतर स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमने उसको फॉलो नहीं किया। लेकिन कोशिश यही हो कि जो अगर हमने किसी एग्ज़ाम में हम फेल हुए हैं तो उस फेलियर पे हम थोड़ा सा ध्यान दें और जो हमारी कमियां हैं हम उस पर काम करें, क्योंकि धीरे धीरे काम करने से ही वह विषय हमारा मजबूत हो सकता है और आने वाले किसी न किसी एग्ज़ाम को हम क्रैक कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो हमारा अगला कदम हो वो पिछले से बेहतर हो। ठीक, तो हमेशा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो गलतियां हो गई हैं वो हम रिपीट ना करें और इन भविष्य में वो अपनी गलतियों से सीख लेकर कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का रहा हमारा ये पहला प्रश्न, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के सिविल नागरिक संहिता या समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए एक समिति का गठन किया है। देखिए अगर सिंपल सा मैं बात करूं समान नागरिक संहिता की, तो समान नागरिक संहिता कहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो मेरे दोस्त ये आपको मिल जाएगा DPSP में। DPSP क्या है, तो DPSP को बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व, और नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कहां पर किया गया है, तो इसका उल्लेख भाग 4 में किया गया है। आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक किया गया है। और जो आपका DPSP है ये कहाँ पे मिलेगा, DPSP कहाँ से लिया गया है, तो मेरे दोस्त DPSP लिया गया है आयरलैंड से। और वहीं पे अगर मैं समान नागरिक संहिता की बात करूं तो समान नागरिक संहिता लिया गया है कहाँ पर, उसका उल्लेख है आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। देखिएगा समान नागरिक संहिता का मतलब इतना सा है कि जो भी आपकी सोसाइटी है उस सोसाइटी के लिए एक कॉमन कोड होगा। कोई हिंदू पर्सनल लॉ नहीं होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं होगा, जैनिज़्म पर्सनल लॉ नहीं होगा, किसी भी प्रकार से कोई पर्सनल लॉ नहीं होगा। सीधा सा एक कॉमन लॉ होगा जो कि हर व्यक्ति के लिए कॉमन तौर पर देखा जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं समान नागरिक संहिता की, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो DPSP है ये वाद योग्य नहीं है। आप अभी इतना समझ लीजिए, जब हम पॉलिटिकल साइंस की क्लास पढ़ेंगे वहाँ पे अगर DPSP आएगा तो हम इसे और व्यापक समझने की कोशिश करेंगे, बट DPSP वाद योग्य नहीं है। थोड़ा सा आप समझ लीजिए, वाद योग्य का मतलब है जैसे आपका फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल राइट का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो फंडामेंटल राइट का उल्लेख भाग 3 में किया गया है और आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक आपको फंडामेंटल राइट देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल फंडामेंटल राइट क्या है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है या उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट पे रिट दायर कर सकते हैं कि सर हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है,
जैसे मान लीजिए आपका गरिमामयपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, अगर वो उल्लंघन हो रहा है तो आप रिट कर सकते हैं। ठीक है, आपके अगर धर्म को लेकर के कोई उल्लंघन हो रहा है तो आप धर्म को लेकर रिट कर सकते हैं। लेकिन अब आप कहें कि जो हमारा सामान्य नागरिक संहिता है इसको लेकर उल्लंघन हो रहा है तो हम अगर कोर्ट में रिट करें तो जी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वाद योग्य का मतलब है कि आप रिट नहीं कर सकते हैं, और वाद योग्य है इसका मतलब है कि आप रिट कर सकते हैं। उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, न्याय की मांग कर सकते हैं। एक है आर्टिकल 32 और एक है आर्टिकल 226। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में रिट करते हैं और आर्टिकल 220 के तहत आप हाई कोर्ट में रिट कर सकते हैं। मतलब आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 दोनों में आप रिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थे। बाकी डिटेल्ड में जब हम लोग अपनी पॉलिटिकल साइंस की DPSP या फंडामेंटल राइट टॉपिक को कवर करेंगे तो वहाँ पर हम विस्तृत चर्चा कर लेंगे। सो अभी इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता दूँ कि किस सरकार ने किया है। तो सामान्यतः जो सामान्य नागरिक संहिता को लेकर एक समिति का गठन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो मेरे दोस्त हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय ने किस राज्य में रंजनगांव में एक ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना को मंजूरी दी है? ऑप्शन के तौर पर क्या कह रहा है? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और केरल। तो अगर मैं आपकी बात करूं ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर की, तो ये कहाँ पर? ये रंजनगांव के तृतीय चरण का है। कहाँ पर है? ये थर्ड फेज़ का है, तीसरे चरण का है। और ये कहाँ पर है? तो मेरे दोस्त ये जो किया गया है ये महाराष्ट्र में किया गया है। ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना को मंजूरी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि KYC पंजीकरण एजेंसी का शुभारंभ किसने किया है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में निवेशकों के लिए KYC को रिकॉर्ड को रखता है? ऑप्शन क्या कह रहा है? BSE टेक्नोलॉजीज, RBI, भारत मानक ब्यूरो, सेबी और सिडबी। देखिए सिडबी के बारे में एक चीज़ समझ लीजिए कि सिडबी का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? तो सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। और यही प्रश्न सिर्फ बार बार सिडबी से पूछा जाता है कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है। अगर सिडबी है क्या? तो सिडबी एक तरीके से आप देखेंगे तो ये वाणिज्यिक बैंक या औद्योगिक बैंक है, मतलब उद्योग से रिलेटेड बैंक है। ये क्या है? ये बैंक है एक। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं KYC को लेकर के तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का मतलब है कौन? BSE टेक्नोलॉजीज। देखिए BSE टेक का मतलब क्या है? BSE क्या है? BSE। BSE का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है क्या? तो ये एक तरीके का, अब मैं बात करूं तो ये शेयर बाज़ार है। शेयर बाज़ार सामान्यतः दो जगह आपको देखने को मिलेगा, एक NSE और एक BSE। NSE को बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE को बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वहीं पे अगर मैं बात करूं BSE की तो एशिया का सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है वो कौन सा है? BSE। ये दोनों क्या है? ये स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है कि अगर आप शेयर की एक बार खरीदारी कर लेते हैं तो उसको बेचने के लिए जिस बाज़ार की आवश्यकता होती है वह स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। और सामान्यतः स्टॉक एक्सचेंज इकोनॉमी में जब हम सेकेंडरी मार्केट पढ़ते हैं तो ये सेकेंडरी मार्केट का पार्ट होता है। इकोनॉमी जब हम पढ़ेंगे तो प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। बट यहाँ थोड़ा सा बेसिक है वो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, सो स्टॉक एक्सचेंज है NSE और BSE। सबसे पुराना एशिया का BSE है और जो सबसे नवीनतम कंप्यूटरीकृत है वो आपका NSE है। NSE को बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE का जो संवेदी सूचकांक है इसको बोलते हैं सेंसेक्स। क्या बोलते हैं? सेंसेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंसेक्स बोलते हैं। और BSE में कितनी कंपनियां लिस्टेड है? तो BSE में 30 कंपनियां लिस्टेड हैं। इन्हीं 30 कंपनियों के आंकड़ों के आधार पर शेयर बाजार में कहा जाता है कि आज BSE इतने अंकों के उछाल के साथ बंद हुआ या इतने अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर कहा जाता है।
वहीं अगर मैं NSE की बात करूं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो संवेदी सूचकांक है ये क्या है, ये निफ्टी 50 है। क्या है, निफ्टी 50 है। और यहाँ पर कितनी कंपनियाँ सूचीबद्ध हैं, तो यहाँ पर ये 50 कंपनियाँ सूचीबद्ध हैं। और NSE BSE में जितनी भी कंपनियाँ सूचीबद्ध होती हैं ये सब कैसी कंपनी होती हैं, ये सारी ब्लू चिप कंपनीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ब्लू चिप कंपनीज कहलाती हैं। इतना क्लियर होगा आपको। तो क्या है आपका ये किसने किया है, तो ये BSE टेक्नोलॉजीज ने किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड पिक्स 2022 किसने जीता है। सो मेरे दोस्त ये पुरस्कार किसने जीता है, तो अगर मैं मैक्सिकन फार्मूला की बात करूं तो मैक्सिकन फार्मूला किसने जीता है, ये इन्होंने जीता है मैक्स वर्स्टरपेन ने। अगर मैं मैक्स वर्स्टरपेन की बात करूं तो इन्होंने जीता है। सामान्यतः ऑप्शन के तौर पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बट राइट ऑप्शन आपका है मैक्स वर्स्टरपेन ने जीता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये पहला स्थान पर इन्होंने प्राप्त किया है। और ये हुआ कहाँ है, तो ये रेड बुल के ड्राइवर हैं, मतलब जो मैक्स वर्स्टरपेन हैं ये किसके हैं, ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। किसके, रेड बुल के ड्राइवर हैं। क्या है, रेड बुल के ड्राइवर हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर या 5 नवंबर। अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करूं या अंतर्राष्ट्रीय जो पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए बनाया गया है, मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, तो मेरे दोस्त ये मनाया जाता है 2 नवंबर को। और प्रारंभ कब से हुआ था, तो 2013 से हुआ था। 2013 में प्रारंभ किया गया था। अंतिम मंजूरी किसके द्वारा दिया गया, तो अंतिम जो मंजूरी है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जनरल असेंबली का मतलब है संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसके द्वारा मान्यता प्रदान किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद से प्रत्येक वर्ष 2 नवंबर 2013 के बाद से पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस देश के पूर्व अमेरिकी सेनेट एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस देश के पूर्व अमेरिकी सेनेटरी थे। ऑप्शन के तौर पे फ्रांस, भारत, नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान। सो मेरे दोस्त अगर मैं राइट ऑप्शन की बात करूँ तो राइट ऑप्शन है इसका बांग्लादेश। अगर वहीं पे मैं बात करूँ बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं ये कौन है, बांग्लादेश की किसकी, बांग्ला BANGLADESH। बांग्लादेश के जो PM हैं ये कौन है, शेख हसीना जी हैं। कौन है, शेख हसीना जी हैं। शेख हसीना जी की अगर मैं बात करूं तो जो शेख हसीना जी ने बांग्लादेश की मुक्ति में योगदान के लिए ढाका में मरणोपरांत पूर्व अमेरिकी सीनेट एडवर्ड एन कैनेडी को प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब मनाया जाता है। तो ये 31 अक्टूबर से लेकर के और 6 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाया जाता है क्या, सतर्कता जागरूकता सप्ताह। ये जो मनाया गया है इसकी थीम क्या है, ऑप्शन के तौर पर कह रहा है कि इसकी थीम क्या है, तो ऑप्शन के तौर पर सतर्क भारत, समृद्ध भारत, स्वतंत्र भारत @75, अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता, एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत, अखंडता जीवन का एक तरीका, या भ्रष्टाचार उन्मूलन एक नया भारत बनाए। मेरे दोस्त राइट ऑप्शन के तौर पर मैं बात करूं तो इसका जो थीम है वो क्या है, एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक मछली संग्रहालय पूर्वोत्तर में अपनी तरह का पहला जल्द ही किस राज्य में बनाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, नागालैंड या त्रिपुरा। तो मेरे दोस्त अपने प्रकार का जो मछली संग्रहालय है ये कहाँ बनाया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। और ये मिसलेनियर क्वेश्चन का एक इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है कि शायद एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कि जागरूकता पैदा करने के लिए दुनिया भर में इंटरनेशनल ओपन एक्सेस वीक मनाया जा रहा है या स्पेस के दौरान विश्व स्तर पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, अक्टूबर का
दूसरा सप्ताह, अक्टूबर का पहला सप्ताह, अक्टूबर का तीसरा सप्ताह, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह या नवंबर का पहला सप्ताह। देखिएगा, अगर मैं इसकी ऑप्शन की बात करूं तो जो जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है, इसका राइट ऑप्शन क्या है? अक्टूबर का जो अंतिम पूरा सप्ताह होता है, इस सप्ताह में यह मनाया जाता है और ये सामान्यतः आपको देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, कौन सा पश्चिमी अफ्रीकी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के घूर्णन मासिक अध्यक्षता को ग्रहण करेगा? ऑप्शन के तौर पे नाइजीरिया, घाना, गाम्बिया, गिनी या लाइबेरिया। तो सबसे खास बात है कि जो पश्चिमी अफ्रीकी देश है, किसको बनाया गया है? घाना को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का घूर्णन मासिक अध्यक्षता के तौर पर उसे बनाया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किस स्टील कंपनी ने अपनी 3 उत्पादन सुविधाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल स्टील प्रमाणन पत्र प्राप्त किया है? ऑप्शन के तौर पर क्या क्या है? हिंडाल्को, सेल, JSW स्टील, टाटा स्टील और जिंदल स्टील। अगर मैं बात करूं टाटा स्टील की, तो टाटा स्टील ये कहाँ पर है? ये है आपका जमशेदपुर में। कहाँ पर है? ये है जमशेदपुर में। और जमशेदपुर कहाँ पर पड़ता है? तो मेरे दोस्त ये पड़ता है झारखंड में। ठीक, कहाँ पर है? झारखंड में। और झारखंड में जो टाटा स्टील है, इसे 3 उत्पादन सुविधाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल स्टील प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, एशिया में परमाणुकरण पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? पेरे डी मॉरिवॉक्स, रेने नावा, वैलेंटियर, चार्ल्स सोरेल या मोहम्मद डिब। अगर मैं बात करूं एशिया का परमाणुकरण के लेखक कौन है, तो ये रेने नावा है। अगर रेने नावा की मैं बात करूं तो ये कहाँ के लेखक हैं? रेने नावा, तो मेरे दोस्त रेने नावा एक फ्रांसीसी लेखक हैं। क्या हैं? ये फ्रांसीसी लेखक हैं। और फ्रांसीसी लेखक में इन्होंने रेने, इनका नाम क्या है? रेने नावा। और रेने नावा ने जो पुस्तक लिखी है, पुस्तक द्विभाषिक है, 2 भाषाओं में लिखी है। पहला लिखा है इन्होंने फ्रेंच में और दूसरा इन्होंने लिखा है अंग्रेजी में। किस में लिखा है? अंग्रेजी में लिखा है। और ये किस मुद्दे पर लिखा है? तो आपका जो पाकिस्तान है और चाइना है, पाकिस्तान और चाइना के साठगांठ पर इन्होंने ये चीज़ें लिखने की कोशिश की है, जिसे सामान्यतः क्या कहा है इन्होंने? एशिया का परमाणुकरण करार दिया है या एशिया का परमाणुकरण कहा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि RBI ने 1 नवंबर से स्पेस में माध्यमिक व्यापार के लिए थोक बाजार में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC का उपयोग करने के लिए अपनी पहली पायलट परियोजना का उद्घोषणा किया है। ये क्या है? जमा प्रमाण पत्र, कारपोरेट बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, जमा अवधि या सरकारी प्रतिभूतियाँ। देखिएगा, अगर मैं डिजिटल मुद्रा की बात करूं या डिजिटल करेंसी की बात करूं, तो डिजिटल करेंसी में को ऑलरेडी मैंने अपने एक सेपरेटली वीडियो में कवर किया है। मुझे लग रहा है कि शायद 5 से 7 मिनट का वो वीडियो होगा, जहां पर मैंने CBDC के बारे में बात किया। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बोलते हैं, CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसे कौन जारी करता है? तो इसे RBI जारी करता है। ये एज अ डिजिटल फॉर्म में है, जिसे ना आप छू सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं, बस आप देख पाएंगे कि डिजिटल वॉलेट के तौर पर ये आपके अकाउंट में देखने को मिलेगा। और CBDC की जो फैसिलिटीज़ है, कितने बैंकों के द्वारा अभी प्रदान की जा रही है? 9 बैंकों के अंतर्गत इसे शामिल किया गया कि 9 बैंक इसे इस सर्विस को प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का सरकारी प्रतिभूति है, क्योंकि अगर किसी भी मुद्रा को जारी करने का काम किसी भी देश की सरकार या सेंट्रल बैंक करती है, तो वह एक तरीके से लीगल टेंडर या लीगल करेंसी कहलाती है, जो कि एक प्रकार का सरकारी प्रतिभूति के ही तौर पर देखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अक्टूबर 2022 में UPI लेन देन 7.7% से बढ़कर कितना हो गया है? 730 करोड़, 740, 750, 760 या 770 करोड़। देखिए, ये उतना मैटर नहीं करता कि UPI कितना बढ़ा है, मैटर ये करता है अबाउट UPI। UPI को बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या बोलते हैं? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, और ये सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? तो UPI को जो सर्विस प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है NPCI। NPCI क्या है? तो NPCI का पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। और NPCI कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है?
तो ये आपको यूपीआई वाली सर्विस प्रोवाइड करता है। आपको फ़ोन पे या आप जो गूगल पे करते हैं, फ़ोन पे या गूगल पे से पेमेंट करने का, GOOGLE, फ़ोन पे या गूगल पे का जो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आता है उसे मेंटेन करने का काम कौन करता है? NPCI करता है। और जब आप फास्टैग का पेमेंट करते हैं तो फास्टैग को पेमेंट करने के लिए जो सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है वो भी यूपीआई के द्वारा की जाती है, सॉरी NPCI के द्वारा की जाती है। और आपने एक नाम सुना होगा, एक होता है, क्या होता है, एक होता है RTGS, एक होता है NEFT और एक होता है IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसको बोलते हैं। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो NEFT और RTGS की जो सर्विस है ये कौन देता है? ये RBI प्रोवाइड करता है। वहीं पर IMPS की जो सर्विस है वो NPCI प्रोवाइड करता है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या पूछा जाए तो आप बताने में सक्षम हो। इसका जो राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है आपका 730 करोड़ हो गया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया गया है? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश या गुजरात? देखिएगा, इसका जो एक तरीके से शुभारंभ किया गया है राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव, ये कहाँ पर किया गया है? तो ये मेरे दोस्त झारखंड में किया गया है। और झारखंड के CM कौन है? तो झारखंड के CM की मैं बात करूँ तो झारखंड के CM हैं भूपेश बघेल साहब। कौन है? भूपेश बघेल साहब हैं। और भूपेश बघेल साहब ने जनजातीय नृत्य का उद्घाटन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी समुदायों की जो सदियों पुरानी परंपरा और उनके अधिकारों हैं, उन अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से जनजातीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया गया है या शुरू किया गया है। तो राइट ऑप्शन के तौर पर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। सो मेरे दोस्त, हम लोगों ने यहाँ पे जो डेली करंट अफेयर की क्विज़ हैं वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसके साथ ही में इसका जो PDF है, मैंने आपसे कहा कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप जब विज़िट करके इसकी क्लास की पूरी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो आप मॉर्निंग में 6 AM हमारी करंट अफेयर की क्लास है और शाम को 8 बजे हम लोग GS की क्लास को कवर करने की कोशिश करते हैं। बीच में हमारी कोशिश होगी कि मैं मिसलेनियर MCQs को भी कवर करने की कोशिश करूं, क्योंकि अभी हम लोग सामान्यतः GS में हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, लेकिन अब कोशिश होगी जो मिसलेनियर है, आई मीन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, टेक्नोलॉजीज़ के क्वेश्चंस हैं, इन सब को कवर करने की कोशिश करेंगे। और आगे चल के फिर हम हिंदी के भी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चाहे वो PCS हो, समीक्षा अधिकारी हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, हर एग्ज़ाम में, चाहे आपका UP SSS का इवन कोई भी एग्ज़ाम हो, बिना हिंदी के वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो ही नहीं सकता है। सो हम लोग हिंदी की भी क्लास को बहुत जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।